Okay, students, we are studying some more about noun and case. हम लोग पढ़ रहे हैं some more about noun and case, जिसमें बहुत सारे रूल्स आप पढ़ चुके हैं. अब आगे आपको पढ़ना है यह जो पॉजेसिव केस है दो पार्ट में बंट जाता है. एक को हम पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं और दूसरे को हम पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं. पॉजेसिव एडजेक्टिव के अंतर्गत माई आता है, तो प्रोनाउन में क्या आता है? माइन, आवर. नोट करें आप लोग भी, आवर्स, योर, योर्स, हिज, हिज, हर, हर्स, इट्स नहीं होता है, देयर, देयर्स. देखिए स्टूडेंट्स, जरा ध्यान दीजिएगा. अगर हम हिंदी की बात करें तो माई, मेरा, मेरी. तो माइन मतलब ही क्या होता है? मेरा, मेरी. आवर, हमारा, हमारी, हम लोगों का, हम लोगों की. तो आवर्स मतलब ही क्या होता है? हमारा, हमारी, हम लोगों का, हम लोगों की. योर, तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, आप लोगों का, आप लोगों की. तो योर, योर्स, यानी ये हिंदी में तनिक भी डिफरेंट नहीं है. हिंदी में ये दोनों क्या हो जाते हैं? सेम. लेकिन जब हम इन्हें सेंटेंस में रखते हैं तो हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ता है. ये जो एडजेक्टिव वाले पार्ट है तभी यूज किए जाएंगे जब इनके ठीक बाद में सेंटेंस में हमें क्या मिल रहा हो? नाउन. और इनका यूज हम तब करते हैं जब इनके बाद में नाउन न दिया गया हो. यानी सिर्फ नाउन से आप डिसाइड कर सकते हैं कि पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करना है या पॉजेसिव प्रोनाउन का. नोट किया जाए. लिख लिए. एक विद्यार्थी अभी लिख रहे हैं. लिख लिए. हमने क्या सीखा? इनका यूज तब करेंगे जब बाद में क्या मिले? इनका यूज तब करेंगे जब बाद में क्या हो? न हो. वेरी गुड. एग्जाम्पल. दिस इज डैश इंस्टीट्यूट.
डन। देखिए, पॉजेसिव केस को हम दो पार्ट में बांट देते हैं। एक को पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं और दूसरे को पॉजेसिव प्रोनाउन। अर्थ के दृष्टिकोण से इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। जो अर्थ माई का है वही अर्थ किसका है? माइन का। जो योर का है वही अर्थ योर्स का है। जो आवर का अर्थ है वही अर्थ किसका है? आवर्स का। बहुत सारे विद्यार्थी हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं कि इन दोनों के बीच अंतर क्या है। तो अंतर स्पष्ट है, जहां नाउन दिया गया हो वहां पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं, जहां नाउन नहीं दिया गया हो वहां पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। यानी केवल आप पोजीशंस के अनुसार डिसाइड कर सकते हैं कि क्या फील करना है, एडजेक्टिव वाला फील करना है या प्रोनाउन वाला। एग्जाम्पल, दिस इज डैश इंस्टीट्यूट। अब यहां ब्लैंक के बाद आप जो शब्द देख रहे हैं वह एक नाउन है। इंस्टीट्यूट शब्द क्या है? नाउन है। और नाउन है तो हमें पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करना है। सेकेंड वन इज दिस इंस्टीट्यूट इज डैश। जहां फील करना है इसके बाद कोई नाउन नहीं है, यानी हम क्या यूज कर लेंगे? आवर्स। डैश इज द ओनली इंस्टीट्यूट दैट प्रोवाइड सच कोर्सेज। एग्जाम्पल नंबर 3 में आकर के अच्छे अच्छे विद्यार्थी भी रुक जाते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, सोचने लगते हैं कि थर्ड में क्या करें जी, क्योंकि ऐसा एग्जाम्पल देखने की आदत आपको नहीं है। ऊपर वाले दोनों एग्जाम्पल आप नर्सरी क्लास से देखते आए हैं, लेकिन थर्ड टाइप का एग्जाम्पल जल्दी देखने को नहीं मिलता है। यह भी स्पष्ट है, उसी ट्रिक से बना लीजिए। क्या ब्लैंक के ठीक बाद कोई नाउन है? नहीं, वर्ब है। ब्लैंक के ठीक बाद क्या है? वर्ब है। और जो ट्रिक मैंने सिखाया है उसमें बताया गया है कि ब्लैंक के ठीक बाद नाउन हो तो पॉजेसिव एडजेक्टिव भरे, नाउन नहीं हो तो क्या भरे? पॉजेसिव प्रोनाउन। इसलिए यहां भी हम क्या फील कर लेंगे? आवर्स। क्यों नहीं सही होगा? आवर्स इज द ओनली इंस्टीट्यूट दैट प्रोवाइड सच कोर्सेज। हमारी ही एकमात्र संस्थान है जो इस तरह के कोर्सेज उपलब्ध कराती है। बिल्कुल सही होगा। मैंने पहले ही कहा कि क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको दिख रहा है इसकी आदत आपको नहीं है, इसलिए यह आपको थोड़ा अटपटा लगता है। लेकिन आप जब कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे तो निश्चित तौर पर ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे। और एग्जामिनेशन में अप टू लेवल की बात करें तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये दोनों तो बच्चों का खेल है। समझ गए आप लोग? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन के बीच के डिफरेंस को समझा। क्या आप लोग समझ गए? अब उसके आगे
एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल आता है, आप लोग लिखें, किसी भी हिंदी वाक्य में दिए गए, सभी लोग इसको हिंदी में ही लिखें क्योंकि इसमें हिंदी ही बतानी है। किसी भी हिंदी वाक्य में दिए गए अपना, अपने तथा अपनी का अंग्रेजी, किसी भी हिंदी वाक्य में दिए गए अपना, अपने तथा अपनी का अंग्रेजी उस वाक्य के सब्जेक्ट का पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है। उस वाक्य के सब्जेक्ट का पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है। एग्जाम्पल, वह अपना काम कर रहा था। यस, मैं अपना काम कर रहा था। वे लोग अपना काम कर रहे थे। लड़कियां अपने कमरे में थीं। लड़की अपने कमरे में थी। इन सभी को आप ट्रांसलेट करें। ट्रांसलेट करें। देखो, एक मैं बना देता हूं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। वह अपना काम कर रहा था, तो ही वॉज डूइंग हिज वर्क। इस वाक्य में अपना के लिए हम क्या लिखे हैं? हिज लिखे हैं। ऐसे ही बाकी को आप जल्दी ट्रांसलेट कर दें। वह अपना काम कर रहा था। ही वॉज डूइंग हिज वर्क।
मैं अपना काम कर रहा था। आई वॉज डूइंग माई वर्क। वे लोग अपना काम कर रहे थे। दे वर डूइंग देयर वर्क। लड़कियां अपने कमरे में थी। ध्यान देंगे, कोई भी नाउन जब प्लुरल फॉर्म में हो, चाहे वह मेल डिनोटिंग नाउन हो, फीमेल डिनोटिंग नाउन हो, नॉन लिविंग डिनोटिंग नाउन हो, कोई भी नाउन हो प्लुरल फॉर्म में हो, तब अपना अपने अपनी के लिए आपको देयर लिखना है। क्या लिखना है जी? देयर। लड़कियां, यहां तो फीमेल की बात हुई, तो द गर्ल्स अपने कमरे में थी, वर इन देयर रूम। यहां कमरे से आप ज्यादा ना समझ जाएं, ये सिंगल कमरे की ही बात हो रही है। अगर यहां कहा जाए कि लड़के अपने कमरे में थे, तो उस अपने के लिए आप क्या लिखेंगे? लड़के अपने कमरे में थे। बोलते क्यों नहीं है? द बॉयज वर इन देयर रूम। तो लड़के के लिए भी देयर लिखेंगे, लड़कियों के लिए भी क्या लिखेंगे? किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं, तो फिर अब फार्मर्स लिखेंगे इधर, तो उधर देयर ही लिखेंगे। फार्मर लिखेंगे तो हीज लिखेंगे। किसी के लिए भी वो लिविंग बींग मेल हो फीमेल हो या नॉन लिविंग बींग हो, प्लुरल फॉर्म में हो, तो आपको क्या लिखना है? देयर। लड़की अपने कमरे में थी, लड़की खास की बात हो रही है, तो क्या लिखेंगे? द गर्ल। द गर्ल लड़की, द गर्ल वॉज इन देयर रूम। वेरी गुड। इन हर रूम, क्योंकि यहां लड़की की बात हुई है, तो अब कहा जाए कि लड़का अपने कमरे में था। यस, द बॉय वॉज इन हिज रूम। गाय अपने शेड में थी। द काउ वॉज इन इट्स शेड। अब गाय की बात कर रहे हैं तो क्या लगा देंगे? इट्स। ऐसे काऊ के लिए हर का प्रयोग भी बहुत जगह देखने को मिलेगा। बेहतर होगा आप इट्स लगाएं। जब मानवीकरण कर दिया जाता है, पर्सोनिफिकेशन, तब हम किसका प्रयोग करते हैं? हर का। तो आपने लिख लिया है इसे? नहीं लिखे हैं तो जल्दी लिखें। तो यहां था, अब इसमें कॉमन मिस्टेक लोग क्या करते हैं? ओन लगाते हैं। जहां अपना दिखाई पड़ेगा वहां लोग क्या लगा देते हैं? ओ डब्ल्यू एन। आपको ओन का प्रयोग ही नहीं करना है। डोंट यूज ओन। सी द सब्जेक्ट and write the possessive adjective of the given subject. Avoid using on. On स्पेसिफिक यूज में आएगा जहां एम्फेसिस देना हो, जहां जोरदार बनाना हो, आगे के चैप्टर में मिलेगा। लिख लिया आप लोग? नोट करिए।
देखिए, दो बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक आप सीखने जा रहे हैं। पहला, जेरंड के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करना है, जबकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ऑब्जेक्टिव केस का यूज कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, आई लाइक हिम कमिंग टू माई होम। अब यह जो कमिंग आप देख रहे हैं, यह कमिंग ही यहां क्या है, जेरंड है। इसके ठीक पहले देखिए, हिम ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, यह गलत है। हिम का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिज, तो हमें यहां हिज लिखना होगा। एग्जाम्पल नंबर 2, सी हेट्स मी गोइंग देयर। यह गोइंग जो है किसका काम कर रहा है, जेरंड का, तो यह मी गलत है। इस मी के जगह पर हमें यूज करना होगा किसका, माई का। अब ट्रिक नंबर 2, जो ट्रिक 1 से ही संबंध रख रहा है लेकिन अलग है। डिफरेंस बिटवीन जेरंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। जेरंड वर्ब 4 को ही कहते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हम किसको कहते हैं, वर्ब 4 को। इन दोनों में जिन स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है उनसे यह सॉल्व नहीं हो पाता है, तो मैंने बीच का एक रास्ता निकाल दिया, यहां भी एक ट्रिक दे दिया। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि जब सब्जेक्ट के रूप में ही सी इट दिया हुआ हो, तो वर्ब आप देख रहे हैं, वर्ब अगर फाइंड सी हियर, सब्जेक्ट कुछ भी हो, ही सी इट हो, दे हो, यू हो, कोई मतलब नहीं। अगर वर्ब के रूप में ये तीन में से कोई एक दे दिए गए हो, फाइंड हो या टेंस से प्रभावित होकर के यह फाउंड हो गया हो, सी हो, सॉ हो, सीन हो, हियर हो, हर्ड हो या हर्ड हो, यही ना हो सकता है टेंस से प्रभावित होने पर। इनके बाद जो वर्ब 4 आता है वह जेरंड का काम नहीं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करता है, और इसलिए इनके साथ हमें यूज करना पड़ता है किसका, ऑब्जेक्टिव केस का। आई फाउंड डैश प्लेइंग क्रिकेट। अब हम ही नहीं लिखेंगे, हिज नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हिम। सी सॉ, तो सॉ क्या हो गया, सी का ही न रूप है। सी सॉ डैश गोइंग देयर, क्या लिखे, मी की माई। सी सॉ मी गोइंग देयर, सी सॉ मी गोइंग देयर। दे विल हियर डैश सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या किया जाए, यू, योर्स और योर, यू। तो अलग से ये 3 वर्ब आप याद कर लें। ऐसे जब मैं आपको जेरंड पढ़ाऊंगा तो ये स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन नाउन में भी इसे पढ़ना पड़ता है। तो आप ये 3 चीजें याद कर जाएं, तत्काल के लिए बता रहा हूं, जिससे नाउन एंड केस के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप पूछिए। आई का ऑब्जेक्टिव केस, यहां जो मैं आपके प्रश्न को समझ गया, आप कह रहे हैं कि सब्जेक्ट का ही देंगे, तो इसमें ऐसा कुछ रूल नहीं है कि जो ऑब्जेक्ट रखेंगे वो क्या होगा, क्योंकि सब्जेक्ट से प्रभावित पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से प्रभावित, जैसे मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, आई टीच यू, मैं उन लोगों को पढ़ाता हूं, आई टीच देम, मैं उसे पढ़ाता हूं, आई टीच हिम। तो सब में तो आई ही है, लेकिन सबका ऑब्जेक्ट तो अलग अलग हो रहा है। तो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट का कोई रिलेशन नहीं रहता है। ऑब्जेक्ट हम सिचुएशन के अनुसार दे देते हैं, जैसी स्थिति होगी वैसा हम ऑब्जेक्ट रख देंगे। वो केवल हमें कनेक्ट करना है जब पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखना है तब। और कोई क्वेश्चन? दे विल हियर यू सिंगिंग ए सॉन्ग, वे लोग तुम्हें गाते हुए सुनेंगे, वे लोग तुम्हें गाते हुए सुनेंगे। यह बहुत सुंदर ट्रिक है, अधिकाधिक लोग तो कंफ्यूजन में ही रह जाते हैं, उनसे क्लियर नहीं होता है, लेकिन आप कर लेंगे। अब आपको पढ़ना है वोकेटिव केस। पॉजेसिव केस समाप्त हुआ, अब ये लास्ट केस है वोकेटिव केस।
डन। हिंदी लिखें। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो किसी नाउन को, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो किसी नाउन को संबोधित करने का काम करता है, जो किसी नाउन को संबोधित करने का काम करता है, उसे संबोधन कारक कहते हैं। उसे संबोधन कारक कहते हैं। एग्जाम्पल, हेलो, व्हाट आर यू डूइंग हियर? ये जो अंडरलाइंड पार्ट है वोकेटिव केस है। जब भी हम वोकेटिव केस के शब्द का यूज सेंटेंस में करते हैं तो उस शब्द को सुनते ही लोग आपकी तरफ देखने लगते हैं। समझ जाइए कि यूज किसका हुआ, वोकेटिव केस का। हिंदी में लोग बे रे कहते हैं, बे रे कहते हैं ना। हिंदी भोजपुरी में ए जी ओ जी भी सुने होंगे आप, ए जी ओ जी। तो ये ए जी ओ जी, बे रे, ये सभी क्या हैं, संबोधन कारक हैं। अंग्रेजी में हे, हेलो, लेडीज एंड जेंटलमैन के या नाम लेकर के भी हम यूज करते हैं। ग्रामेटिकल बात यहां यह है कि जब भी आप वोकेटिव केस का यूज करें उसके ठीक बाद किसका यूज कर दें, कॉमा का। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं, समस्त पुरुष जाति के ऊपर अंग्रेजों ने जबरदस्त तमाचा मारा है। कैसे, आप ध्यान दीजिएगा, एक प्रयोग सुनने को मिलता है, लेडीज एंड जेंटलमैन। क्यों नहीं कहा गया लेडीज एंड मैन? एक तरफ लेडीज कह रहे हो तो दूसरी तरफ एडजेक्टिव लगाने की क्या जरूरत? लेडीज एंड मैन कह देते तो कहते हैं क्या, लेडीज एंड जेंटलमैन। यानी जब तक जेंटल शब्द नहीं लगेगा, ये मेन जाति जो है जेंटल नहीं है, लेकिन लेडीज क्या है, जेंटिल है। देवियों, लेडीज मतलब देवियों, लेकिन सज्जनों तब होगा जब उसमें जेंटिल लगेगा। अगर जेंटिल नहीं लगेगा तो सज्जनों का बोध, जब आपको कहना हो देवियों और सज्जनों तो आपको लेडीज एंड मेन कहने से काम चलने वाला नहीं है, आपको कहना पड़ता है लेडीज एंड जेंटिलमैन। तो मुझे लगता है कि अंग्रेजों ने जबरदस्त तमाचा संपूर्ण पुरुष जाति पर मारा है। भाई, बिना जेंटिल के तुम जेंटिल नहीं हो। जेंटिल चाहिए तुम्हारे जेंटिलिटी को व्यक्त करने के लिए। हाँ, लेडीज। ऐसे इसके पीछे ग्रामेटिकल रीजन यह है कि जेंटिलमैन का फेमिनिन जेंडर ही लेडी होता है।
जेंटिलमैन अगर हम कहें और आपको कहा जाए कि इसका फेमिनिन जेंडर बताइए, तो केवल क्या कह देंगे आप? लेडी। जेंटिलमैन का फेमिनिन जेंडर लेडी। इसलिए ऐसा होता है, लेकिन न जाने जब जब ये चीज पढ़ाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम पुरुष जाति के ऊपर बड़ा अत्याचार हुआ है। बिना जेंटिल के हम लोग जेंटिल नहीं हो सकते, जेंटिल वहां लगाना पड़ता है, नहीं तो देवियों और सज्जनों नहीं हो पाएगा, जनों केवल हो जाएगा, देवियों और जनों। इसलिए क्या लगाना पड़ जाता है? जेंटिल। समझ गए होंगे आप। तो वोकेटिव केस भी हम लोग समाप्त कर लिए और इसी के साथ आज का क्लास भी समाप्त कर रहे हैं।